गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर हम लोग ने आधा कर दिया था। आज सेकेंड पार्ट देखेंगे उसके आगे का। ठीक है, खेतों बगीचों का कचरा हो गया था। आगे इलेक्ट्रॉनिक कचरा देखने वाले। चल क्या इलेक्ट्रॉनिक कचरा से स्टार्ट करते हैं। खराब हुआ टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, म्यूज़िक सिस्टम, संगणक इत्यादि, ये सब जो रहते हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक कचरा में आ जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चीज़ से यूज़ करते हुए जो कचरा रहता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। फिर जैव वैद्यिक कचरा, दवाखाना, हॉस्पिटल, रक्त बैंक व प्रयोगशाला में प्रयुक्त बैंडेज, ड्रेसिंग रूम। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में जो जो यूज़ करने वाले जो कचरे रहते हैं, ठीक है, मतलब जो यूज़ करके फेंक देते हैं तुम्हारा वो जैव वैद्यिक कचरा हो जाता है। फिर शहर नगर का कचरा, घर का कचरा, औद्योगिक व व्यापारी उद्योगी द्वारा निर्मित फेंकने लायक पदार्थ, दुकान, सब्जी मंडी, मटन मार्केट इत्यादि उपयोग में, मतलब शहर नगर मतलब रास्ते पैरे का कचरा, फिर लोग जो कचरा फेंकते हैं वो सब जो कचरा रहता है, ठीक है, वो शहर नगर कचरा में आ जाएगा। फिर आणविक कचरा के अंदर दिया है परमाणु विद्युत केंद्र, यूरेनियम का खदान, परमाणु अनुसाधन केंद्र। ठीक है, आणविक कचरा मतलब तुम्हारा जो परमाणु, मतलब परमाणु से जैसे रेस रहते हैं, एक्स रेस रहता है, यूरेनियम, फिर परमाणु तुम्हारा रेडियोधर्मी, जो ये सब कचरे रहते हैं वो सब तुम्हारा आणविक कचरा के अंदर आ जाएगा। और खनिज कचरा तुम्हारा खदान से निकलने वाले सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे भारी धातु जो रहते हैं, ठीक है, जो पानी में आराम से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मिक्स नहीं होते, वो तैरते पानी से मिक्स नहीं होते, बहुत मतलब भारी वजन रहते हैं। ठीक है, तो वो खनिज कचरा तुम्हारा हो जाता है जो खनिज के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इतना स्पीड मतलब बताया क्योंकि ये तुम्हारा पोर्शन में कट है, सिर्फ तुमको थोड़ा पता रहना चाहिए इसलिए तुम लोग को ये बता दिया। ओके, पूरा वीडियो लेना लास्ट तक। फिर क्या दिया है, विघटनशील कचरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसी प्रकार के कचरे का विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से होता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल विघटनशील कचरा मतलब इसके प्रकार से क्या कचरा जो रहता है आराम से वो आसानी से मतलब विघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से। इसमें प्रमुख रूप से रसोई घर का कचरा, रसोई घर का कचरा, खराब भोजन, फल सब्जी, मिट्टी, राख, गोबर, वृक्ष के भाग इत्यादि का समावेश होता है। क्या होता है इसके अंदर, ये विघटनशील कचरा मतलब जो विघटन आराम से जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो उसका विघटन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा कचरा हो सकता है तुम्हारा, एक तो रसोई घर का कचरा हो सकता है। ठीक है, रसोई घर का कचरा मतलब तुम्हारा लकड़ी बिकड़ी बचा हो या खाना पीना जो बचा रहता है वो। फिर खराब भोजन हो गया वही। फिर फल सब्जी जो खराब हो चुके हैं। ठीक है, मिट्टी, राख, गोबर या वृक्षों का भाग जो रहता है। ठीक है, वृक्षों का भाग जैसे तुम्हारा सब्जी के भी हो सकते हैं, या वृक्षों का भाग जो गीले से आराम से वो विघटन हो सकता है। तो सूक्ष्म जीव उसको विघटन अच्छे से कर देता है। यह कचरा मुख्य कार्बनिक रूप में होता है जिसे हम गीला ठोस कचरा कहते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक रूप होता है क्योंकि इसके अगर आराम से जलाओगे तो ये जल जाता है। ठीक है, सूखा होने के बाद इसको जलाओगे तो आराम से जल जाता है, लेकिन गीला रहेगा तो वही गीला ठोस कचरा उसको कहा जाएगा। फिर इसका सुयोग्य विघटन करने पर उसमें उत्तम प्रकार की खाद व ईंधन मिलता है। उन अनेक शहरों में इस प्रकार के जैव ईंधन निर्मित प्रकल्प शुरू किए गए हैं। ठीक है, पहले जो तुम्हारा कचरा था पहले वो एक साथ दे देते थे, अभी देखे रहोगे तुम लोग जो तुम लोग का कचरा लेने आता है वो बोलता है सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग देने का। ठीक है, क्योंकि सूखा कचरा का अलग इस्तेमाल होता है और गीला कचरा रहता है तुम्हारा, और गीला कचरे का तुम लोग खाद निर्माण कर सकते हो और ईंधन भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा कचरा मतलब रीयूज हो जाएगा, वेस्ट नहीं होएगा। ठीक है, और ना ही कचरा खराबी करेगा, मतलब ये बाहर मतलब। फिर अविघटनशील कचरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जो विघटन नहीं हो सकता। तो क्या लिखा है उसके अंदर, इस प्रकार के कचरे का आसानी से विघटन नहीं होता क्योंकि इनके विघटन के लिए दीर्घकाल लगता है। ठीक है, मतलब ये जल्दी से विघटन नहीं होता, इसको बहुत टाइम लगता है। जैसे कि तुम्हारा प्लास्टिक हो गया। ठीक है, देखो आगे लिखा है ये विघटन तंत्रों का उपयोग करना पड़ता है। इसको मतलब हटाने के लिए तंत्रों का, मशीन इसका उपयोग करना पड़ता है तब उसका विघटन होएगा। ठीक है, वो उसका भी लेकिन करने के बाद बहुत टाइम लग जाता है। कि जैसे लिखा है इसमें प्लास्टिक, धातु व ईंधन जैसे अन्य पदार्थ का समावेश होता है। ठीक है, धातु भी होता है जैसे कि तुम्हारा लोहा भी है, जल्दी से क्षार नहीं होता है। ठीक है, वो मतलब तुम्हारे घर में रहता है उसका क्षरण हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा गोला रहेगा या दूसरा सोना बिना चांदी रहेगा तो उसका जल्दी से विघटन नहीं हो सकता। इस प्रकार के कचरे को सूखा ठोस कचरा कहते हैं। ठीक है, वो ऊपर वाला जो विघटन होता है उसको गीला ठोस कचरा कहते हैं, और जो मतलब विघटनशील अविघटनशील लगा जो जल्दी विघटन नहीं हो सकता उसको सूखा ठोस कचरा कहते हैं। फिर क्या दिया है, अपने परिसर में विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ कचरा सूची बनाइए, निम्नानुसार सरणी बनाइए। ये भी कैंसिल है। और तुम्हारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये भी कैंसिल है। फिर आगे कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ दी गई आकृति 9.4, ठीक है, बाजू में जो दिया है कि बारीक से निरीक्षण कीजिए, उसके आधार पर ठोस कचरा व्यवस्था का क्या महत्व है ये अपने मित्र को ईमेल की सहायता से भेजिए। ठीक है, मतलब क्या क्या इसका मेन व्यवस्थापन कैसे, उसका महत्व क्या है वो बताया गया यहाँ पे। पहले दिया है सजीवों की विविधता पर परिणाम।
पहला, ठीक है, ठोस कचरे का दुष्परिणाम क्या क्या है वो पहला दिया है, सजीवों की विविधता पर परिणाम, जो जीवित है उसके विविधता मतलब उस अलग अलग जो जीवित सजीव है उसके ऊपर बहुत गलत परिणाम होता है। फिर कचरे की बदबू, ठीक है, कचरे की बदबू से क्या होता है, उसके बदबू से बहुत सारे लोग को या जो जानवर लोग रहते हैं उसके नज़दीक में उनको बहुत रोग हो सकता है। फिर विषैली गैस की निर्मिति, अभी ठोस कचरा जो तुम्हारा जैसे कि मशीन सर हो गए, ठीक है, औद्योगिक के अंदर तुम्हारा ये जो कचरा था उसके अंदर से विषैली गैस निर्माण होती है। अगर बहुत दिन तक अगर उसको ऐसे बाहर छोड़ देंगे तो उसके अंदर गैस मतलब जो बंद रहता है, ठीक है, बंद रहने के कारण उसके कारण विषैली गैस निकल सकती है उसके अंदर से, विषैली गैस बन के। फिर आगे दिया है प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश तो तुम लोग को पता ही है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ताजमहल पे एसिड रेन गिरता था तो वो पीला पीला होने लगा था, ठीक है, तो वो प्राकृतिक सौंदर्य जो या जंगल बिंगल पे जो तुम्हारे मतलब अगर कचरा बिचरा वहाँ पे हो गया या तुम्हारा जंगली सड़ गया मतलब जो सड़ा चीज़ अगर तुम फेंक दोगे अगर तो वो चीज़ वहाँ पे जगह जो घास बीस नीचे का रहेगा वो भी सड़ जाएगा, गार्डन ख़राब हो जाएगा, तो प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश होता है। फिर वायु प्रदूषण, अभी जो कुछ सड़ गल जाता है, ठीक है, तो उसका जो सड़ने गलने का जो बास रहता है जैसे ऊपर कचरे की बदबू बताए तो वो वायु में ही मिलेगा और वायु में मिलने के कारण क्या होगा, वायु में प्रदूषण होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा वायु प्रदूषण क्या होता है, जो प्रदूषक घटक रहते हैं जो वायु में मिल जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसको भी वायु प्रदूषण कहते हैं। फिर उसी प्रकार जल प्रदूषण, जो बड़े बड़े फैक्ट्री सर रहते हैं, ठीक है, तो वो कचरे को जैसे कि कुछ कुछ गै चीज़ जो रहते हैं वो पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है, या यही कचरा जो तुम्हारा जैसे बच जाएगा वो अगर ऐसे छोड़ दिए तो उसका पानी में मिल जाने के कारण वो जल प्रदूषित भी हो सकता है। फिर मृदा प्रदूषण, अभी जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, तो हम लोगों ने देखा सो तीनों जो प्रदूषण रहता है, सॉरी तीनों जो चीज़ रहते हैं वो जुड़े रहते हैं, मृदा जल और वायु, ठीक है, जमीन जल और वायु रहते हैं, हवा रहता है, वो तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है, लिंक रहते हैं। तो उसी प्रकार अगर समझो वायु प्रदूषण जल प्रदूषण है तो वहाँ पे मृदा प्रदूषण होएगा ही, ठीक है। मृदा प्रदूषण कैसे होएगा, अभी कुछ भी चीज़ फेंक दिया तो तुम्हारा नीचे का गैस जो रहेगा वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर का जो गैस रहेगा वो नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है, ना ही उसके अंदर कुछ भी जो प्रोटीन रहता है कार्बनिक पदार्थ उसका वृद्धि नहीं होएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का भी वृद्धि नहीं होएगा, तो उसका मृदा प्रदूषण हो जाएगा। और बाद में रोग प्रसार, ठीक है, अब ये सब होएगा तो रोग प्रसार ना होना स्वाभाविक सी बात है, अगर दूसरा कुछ भी चीज़ अगर तुम्हारा प्रदूषण होता है तो वहाँ पर रोग होना स्वाभाविक बात है। फिर आगे क्या दिया है, ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता, ठीक है, अभी किस लिए आवश्यकता है वो यहाँ पे दिया 4 पॉइंट। पहला पॉइंट दिया है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम तथा परिसर स्वच्छता के लिए, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए और परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए ठोस कचरा का व्यवस्थापन उसको बराबर से संभाल के रखने के लिए आवश्यकता है। फिर आगे क्या दिया है, ऊर्जा निर्मित तथा खाद्य निर्मित और उस रोजगार निर्मित के अवसर पर उपलब्ध करना, ठीक है, अब ठोस कचरा जो व्यवस्थापन करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, आदमी चाहिए रहेगा, ठीक है, और क्या होता है ठोस कचरा का व्यवस्थापन करने से वहाँ पे ऊर्जा की निर्मित है, जैसे गीला कचरा करने से होता है, ठीक है, सूखा गीला कचरा सूखा ठोस कचरा और गीला ठोस कचरा देखा था हम लोग ने, तो उससे ऊर्जा निर्मित होती है, खाद की निर्मित होती है, तो और ये सब को करने के लिए आदमी लगेंगे तो उसके रोजगार की भी निर्मित होती है, ठीक है, तो ये सब करना आवश्यकता है। फिर तीसरा दिया है ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधन पर से भार कम करने के लिए, ठीक है, ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधन से जो भार रहता है, जैसे कि प्राकृतिक तो पूरे तरीके से उसको नष्ट नहीं कर पाएगा, हम लोग को उसका हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हेल्प करने के लिए ठोस कचरा का व्यवस्थापन भी आवश्यकता है। फिर चौथा पॉइंट दिया आरोग्य आरक्षण का जीवन स्तर सुधारने के लिए पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, पर्यावरण, अभी पर्यावरण से तुम लोग अगर प्रदूषण हटाओगे तो पर्यावरण संतुलित रहेगा, नहीं प्रदूषण हटाओगे तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, फिर बाद में जो दूसरे भूकंप जो चीज़ आते हैं, ठीक है, वो सब आ सकता है, मतलब तुम्हारा जो पर्यावरण रहेगा वो संतुलित नहीं रहेगा। और आरोग्य संरक्षण मतलब क्या, अभी ये सब जैसे हम लोग ने ऊपर देखा वायु प्रदूषण जल प्रदूषण होएगा तो तुम्हारे रोग का प्रसार होएगा, तो रोग को प्रसार को रोकने के लिए आरोग्य रहने के लिए ठोस कचरा व्यवस्थापन आवश्यकता है, ठीक है, ये 4 पॉइंट दिया, इसको याद रखना। अगर पूछा वहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता, तो ये चारों पॉइंट को थोड़े से संक्षेप में अच्छे से स्पष्टीकरण करके करोगे तो ठीक रहेगा। फिर आगे दिया है शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की निर्मित होने वाला ठोस कचरा और उसके कारण आने वाली समस्या टालने के लिए और पर्यावरण स्वच्छ बनाने रखने के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना आज की समस्या की मांग है। क्या बताया, शहर और औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, तुम लोग को सब पता है, सबसे ज़्यादा जो कचरा रहता है वो शहरी और औद्योगिक क्षेत्र से ही निर्मित होता है, ठीक है, तो क्या होता है ठोस कचरा से आने वाली समस्याएं टालने के लिए पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए ठोस कचरा व्यवस्थापन आज के टाइम में बहुत बड़ी मांग है, ठीक है, मतलब सब लोग इसकी मांग करते हैं, तो इसको जल्दी से सुधारा जाए। यह साध्य कि उसके लिए गवर्नमेंट नया नया रूल भी निकालता है, ठीक है, स्वच्छता रखो, यह साध्य करने के लिए
उत्पादन प्रक्रिया कार्य श्रम बनाकर कूड़े की निर्मित कम होगी, इसका ध्यान रखना। पूर्ण उपयोगी की कचरे निर्मित कम करने, कचरे के पूर्ण वस्तु बनाना, ऐसा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अभी पहले तुम लोग देखते थे तो कचरा ऐसे फेंका रहता था, अभी तुम्हारा जो गवर्नमेंट का रहता है तो वो कचरा सब जगह का पे देखो डस्टबिन जो रहता है वो लगाए रहता है। फिर बाद में जो मतलब ऐसा रास्ते पे नहीं डस्टबिन कचरा फेंकने का, डस्टबिन में वो कचरा फेंकने का, और फिर बाद में वो कचरे मतलब साफ़ सफाई वाले आते हैं कर्मचारी और उसको लेके जाते हैं। ठीक है, गाड़ी आती है मतलब कचरे की और वो साफ़ सफाई वाली और उसको लेके जाती है। तो इसलिए वो सब साफ़ सफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ किए गए हैं और तुम लोग भी इसका करना चाहिए। और आगे लिया है पुनः वस्तु बनाना। ठीक है, मतलब वेस्ट से जो बेस्ट बोलते हैं बनाना, वो उपयोग में करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कचरा भी कम निर्माण होगा और कचरा जो रहेगा वो भी इधर उधर नहीं फेंकाएगा। आगे क्या दिया है, वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन कैसे करते थे वो दिया है। पहला, कचरा का विभाजन और वर्गीकरण। ठीक है, पहले कचरा क्या करते हैं, विभाजन और वर्गीकरण करते हैं। मतलब कौन सा विभाजन, पहले सूखा कचरा, गीला कचरा, और वर्गीकरण कैसा, कौन सा यूज़ में आ सकता है, कौन से ईंधन बन सकता है, कौन से तुम्हारा खाद्य बन सकता है। ठीक है, तो उसको अलग अलग हटाया जाता है। फिर कंपेस्टिंग, जैविक खाद, सुरक्षित कूड़ा डालने के स्थल। ठीक है, जैविक खाद तुम लोग ने अभी जैसे बताया मैं वो। फिर सुरक्षित कूड़ा डालने का स्थल। ठीक है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा जहाँ पे कचरा आता है वहाँ पे वो बना देंगे, कूड़ादान बना देंगे, तो वहाँ पे बरोबर कूड़ा कचरा डाल सकते हैं उसके अंदर। केचुआ खाद निर्मित। केचुआ खाद निर्मित मतलब क्या, कभी कभी जो मतलब केचुआ को जो पसंद आता है तो कभी कभी कचरे के अंदर रहता है, तो वो केचुआ खाद निर्मित से कर सकते हैं। फिर औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन। ठीक है, भूमि भराव का पद्धति, भूमि जहाँ पे फट जाता है तो यह औद्योगिक ठोस कचरा वहाँ पे डाल के उसको भर के ज़मीन को भी पोषण मिलता है। ठीक है, भूमि को भी पोषण मिलता है और वो जो फटा हुआ ज़मीन रहता है, भूमि रहता है, वो भी भर जाता है। फिर पायरोलिसिस, उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन कर ऊर्जित निर्मित जैसे बायोगैस, जैव वायु, विद्युत ऊर्जा निर्मित प्रकल्प। ठीक है, पायरोलिसिस के अंदर क्या बताया, उच्च तापमान मतलब कूड़ा जो रहता है सूखा कचरा तुम्हारा, उसको बहुत जोर मतलब बहुत ज़्यादा तापमान देके, कभी गीला गीला कचरा भी कभी किस कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, तो उसको उच्च तापमान पे ज्वलन देकर उसमें से जो गैस निकलता है उसको बायोगैस या जैव वायु ऐसे से ऊर्जा निर्मित करते हैं। फिर आगे दिया जैव चिकित्सकीय कूड़ा व्यवस्थापन, भट्टी द्वारा उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन। अभी जैव चिकित्सक मतलब वही तुम्हारा ये जो पैरोलिसिस है वो, और तुम्हारा ये जैव चिकित्सक, वो दोनों सेम ही है। ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा सा सेम ही लिंक है। आगे क्या दिया है, ठोस कचरा व्यवस्थापन के 7 नियम। ठीक है, यही याद रखना। ठीक है, सब आर से रहेंगे। यहाँ पे देखो 7 आर रहते, 7 आर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वही यहाँ पे दिया है तुम्हें, ठोस कचरा के व्यवस्थापन के 7 नियम। पहला, रीयूज़, पुनः उपयोग। पहला क्या दिया, पुनः उपयोग मतलब क्या, उपयोगी वस्तु व्यर्थ होने की भी उनके अन्य जगहों पर उचित उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ जो रहते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं उसको वापस रिटर्न भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुत पहले अभी मतलब थोड़े दिन पहले बीच में मतलब टाइम पे देखोगे तो नारियल के जो मतलब नारियल खा लेते थे उसमें एक होल करके जो पानी निकालते थे, उसके अंदर हलवाई लोग क्या करते थे, जलेबी का ये डाल के जलेबी बनाते थे। जलेबी का ये क्या बोलते हैं जो चीज़ रहता है लिक्विड, ठीक है, वो डाल के उसके अंदर जलेबी आराम से बनाते थे। तो ऐसे ही जो उपयोगी वस्तु है, ठीक है, उसका व्यर्थ मतलब जो ख़राब हो गया उसको वापस रिटर्न दूसरी चीज़ में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर तुम्हारा है रिफ्यूज़। ठीक है, उपयोग से इनकार। उपयोग से इनकार मतलब जैसे कि रिफ्यूज़ और रीयूज़। ठीक है, बहुत बड़ा फ़र्क है इसके अंदर। रिफ्यूज़ के अंदर मतलब जो इनकार करते हैं, नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक और थर्माकोल वो अविघटनशील होता है। ठीक है, बहुत समय लग जाता है इसको विघटन करने के लिए, तो यह अविघटनशील है, तो इसके पदार्थ बनी हुई वस्तु का उपयोग बहुत कम करना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे दिया यहाँ पे चक्रीकरण, रिसाइकल। ठीक है, वापस रीयूज़ करने का जैसे ये भी। अपशिष्ट पदार्थ पर पुनः चक्रीकरण प्रक्रिया पर उनसे उपयुक्त पदार्थ बनाने, उदाहरण कागज कांच का पुनः चक्रीकरण किया जाता है। ठीक है, कागज़ का रिटर्न यूज़ किया जाता है, तुम लोग को पता रहेगा। अगर तुम लोग देखे रहोगे, कोई जो बुक रहता है, कोई थोड़ा सा ब्राउन कलर का रहता है, कोई येलो कलर का रहता है। ठीक है, तो ये सब जो कागज़ के पेज रहते हैं वो रीयूज़ रहते हैं, और जो नए नए रहते हैं वो बहुत वाइट रहते हैं। ठीक है, और जो थोड़े से मतलब ब्राउन टाइप येलो इस टाइप रहते हैं वो थोड़े से कागज़ जो रहते हैं वो रीयूज़ रहते हैं। तो रीयूज़ मतलब रिसाइकल किए हुए रहते हैं। ठीक है, रीयूज़ अलग हो गया, रिसाइकल। रीयूज़ मतलब कैसा हो गया, तुम जो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो रीयूज़ हो गया। ठीक है, और रिसाइकल मतलब उसको पुनः पूरा तरीके से मतलब
जीरो पे लाके वापस नया वापस बनाना कुछ चीज़, उसको रिसाइकल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉटल बिटल जो रहता है उसको रिसाइकल करते हैं पूरे तरीके से, उसको पूरा जीरो छोटे छोटे गोला करके देते हैं, फिर गोले से वापस लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से वापस फिर उसको बॉटल के शेप में लाते हैं। तो ये सब रिसाइकल हो गया। और डायरेक्ट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बिना मतलब शून्य करके वापस नया नहीं बनाना, मतलब वो रीयूज़ हो गया। फिर पुनर्विचार, ठीक है, रीथिंकिंग क्या बताया इसके अंदर, दैनिक जीवन में वस्तु के उपयोग के बारे में अपनी आदत, कृति तथा उनके परिणाम का पुनः नए दृष्टि से विचार करना। ठीक है, दैनिक जीवन में जो वस्तु उपयोग में लाए जाते हैं उनको अपनी आदतों से मतलब अपने हिसाब से उसको अच्छे से कैसे वापस यूज़ कर सके। ठीक है, वो हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि मतलब किससे क्या बन सकता है, किससे क्या यूज़ आ सकता है, ये हमेशा करना चाहिए। फिर रेड्यूस, कम उपयोग करना, उसके अंदर क्या दिया है, संसाधन व्यर्थ न जाए इसलिए ऐसी वस्तु का उपयोग कम करना, पुरानी वस्तु का पुनः उपयोग करना, अनेक व्यक्ति को मिलकर एक वस्तु का उपयोग करना, उपयोग के लिए फेंके दो, यूज़ एंड थ्रो प्रकार की वस्तु का उपयोग टालना। ठीक है, यूज़ एंड थ्रो का जो यूज़ चीज़ रहता है उसको टालना, जो मतलब बार बार यूज़ में ला सकते हैं ऐसा लेना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा भाई पेन का ही सादा उदाहरण ले लो, तुम्हारा जो 3 रुपये का जो पेन रहता है वो यूज़ एंड थ्रो रहता है, उसी प्रकार दूसरा जो रहता है उसके अंदर तुम लोग रिफ़िल बदल सकते हो और पेन का जो ऊपर रहेगा वो एक ही रहेगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। ठीक है, और क्या बोला है यहाँ पे, कम उपयोग करने के अंदर और क्या आएगा तुम्हारा पूरा मतलब जो, जैसे कि तुम जाते हो, समझो अगर 2 जन जा रहे हो 1 जन जा रहे हो, तो तुम लोग खुद का मतलब गाड़ी बीड़ी ईंधन का कम उपयोग करना चाहिए, प्राइवेट व्हीकल जो है उसका कम उपयोग करना चाहिए, पब्लिक व्हीकल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, अभी तो ट्रेन बंद है, बस भी थोड़ा बहुत चालू है। ठीक है, आगे दिया है संशोधन रिसर्च, वर्तमान में उपयोग से बाहर हुए अपशिष्ट पदार्थ फिर से उपयोग में कैसे लाए जा सकते हैं, इस विषय में संसाधन करना। ठीक है, सॉरी, संशोधन करना मतलब वर्तमान उपयोग के लिए बाहर, मतलब अभी जो उपयोग कर रहे हैं उससे और बाहर, मतलब वर्तमान में हम लोग क्या उपयोग में ला सकते हैं इसका संशोधन करना। ठीक है, रिसर्च करना, ये भी इस 7 चीज़ के अंदर आता है। फिर नियम जन जागृति, रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस, कूड़ा व्यवस्थापन संबंधित कानून नियम का स्वयं पालन करना तथा दूसरे का पालन करने के लिए प्रवृत्त करना। मतलब जो रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस रहता है, मतलब बरोबर नियम और जन जागृति, बरोबर से अपने को भी कानून समझना चाहिए, कानून का मतलब पालन करना चाहिए और दूसरे को भी कानून का पालन करवाना चाहिए। जैसे कि समझो तुम लोग जा रहे हो और समझो कोई दोस्त अभी समझो चॉकलेट खाया और कूड़ा फेंकने जा रहा है, तो उसको बोलना चाहिए नहीं ऐसा कचरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे तो डस्टबिन में हाथ में रखो, आगे डस्टबिन में डाल देना, या बैग में रख लो या पॉकेट में रख लो, आगे जाके उसको डाल देने का। ठीक है, ऐसे अगर एक एक जन करके अगर उसको मतलब कूड़ा कचरा पे अगर कंट्रोल करोगे तो आगे जाके बहुत कंट्रोल होएगा। ठीक है, विचार कीजिए, मैं यहाँ पे क्या दिया है, ठोस कचरा व्यवस्थापन में 3R मंत्र का उपयोग करना, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, कूड़ा कम करना, कूड़ा का पुनः उपयोग और कूड़ा का पुनः चक्रीकरण, ये 3 ठोस कचरा व्यवस्थापन के अंदर आ सकता है। फिर चॉकलेट, बिस्कुट, आइसक्रीम या ठंडा पदार्थ के प्लास्टिक आवरण रास्ते पर या खुली जगह पर ना फेंके। ठीक है, जैसे भी मैंने बताया वही यहाँ पे भी वापस बताया, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, जब भी कभी ऐसा हो तो उसको जैसा बताया वैसा कीजिए। फिर प्लास्टिक की थैली का उपयोग न करना, इससे पर्यावरण स्वरूप कपड़े की थैली, पुरानी साड़ी, चद्दर, ये सब का उपयोग करना चाहिए। फिर कागज़ के दाने और कागज़ के दोनों ओर लिखने, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट पेपर का पुनः उपयोग करना। ठीक है, कागज़ के दोनों ओर लिखना, और अगर समझो नहीं लिखेंगे तो ग्रीटिंग कार्ड या गिफ्ट पेपर जो रहता है उसका उपयोग करना। ठीक है, क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड ये सब जो रहता है एक साइड से लिखा रहता है, एक साइड से नहीं लिखा रहता है, तो उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगर मोटा रहेगा तो उसको नोटबुक बना सकते हैं। टिश्यू पेपर का उपयोग कम करना, अपने रुमाल का उपयोग ज़्यादा करना। ठीक है, टिश्यू पेपर जो रहता है वो यूज़ एंड थ्रो करेगा, जैसे बताया तुम लोगों को कम उपयोग करने में यूज़ एंड थ्रो का चीज़ टालना चाहिए। तो उसे टिश्यू पेपर क्या रहता है, यूज़ एंड थ्रो, तो उसको टाल के तुम लोग रुमाल इस्तेमाल कर सकते हो। सीसा वाली बैटरी का जगह क्या रिचार्ज बैटरी का उपयोग करना। ठीक है, सीसा वाली बैटरी मतलब जो भी यूज़ एंड थ्रो होता है, इससे अच्छा रिचार्ज वाली बैटरी जो तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज बार बार मतलब चार्ज कर करके वापस यूज़ कर सकते हो। फिर ठोस कचरा व्यवस्थापन में स्वयं, परिवार और समाज को प्रोत्साहित करना, प्रबंध करना, विधि उपक्रम चलना। ठीक है, जैसे तुम लोग को बताया जन जागृति, उसी प्रकार बताया ठोस कचरा व्यवस्थापन को स्वयं भी कम यूज़ करना, परिवार में बताना और आजू बाजू मतलब समाज को भी बताना और उसको प्रोत्साहन देना। फिर यूज़ एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको प्रकार की वस्तु का उपयोग टालना। ठीक है, जैसे अभी बताया उपयोग मतलब तुम्हारा कम उपयोग करने के अंदर, रेड्यूस के अंदर, उसके अंदर यूज़ एंड थ्रो का जो चीज़ रहेगा उसको टालना चाहिए।
फिर आगे क्या दिया है, ठोस कूड़े का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा निर्मित करने का अनुपात अमेरिका के सबसे सबसे अधिक है। जापान में केले के पौधे की परतों से कपड़े के धागे और कागज तथा अन्य उपयोगी वस्तु तैयार करने के प्रकल्प विकसित किए गए हैं। अपने परिसर के ऐसे प्रकल्प कहाँ है? क्या बताया इसके अंदर, ठोस कूड़ा और उपयोग और विद्युत ऊर्जा निर्मित सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। सबसे पहले भी मतलब सबसे पहले नहीं, सबसे अधिक था। ठीक है, सबसे पहले अलग अलग जगह पे हुआ था, थोड़े थोड़े से कर करके फिर रुक दिया था। अगर ऐसा देखा जाए तो समझ लो तो अमेरिका में ही हुआ था स्टार्टिंग में, फिर रुक गया, फिर दूसरे देश में हुआ, फिर वापस अमेरिका में। अभी अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में इसका उपयोग होता है। जापान में भी क्या बताया यहाँ पे, केले, सॉरी हाँ जापान में, हाँ जापान में हुआ था पहला, फिर रुक गया था, फिर अमेरिका में हुआ, उसके बाद फिर वापस जापान, चाइना, अभी सब देश में ज़्यादा करके चालू हो गए, लेकिन सबसे अधिक माना जाए तो ये अमेरिका में उपयोग में लाए जाते हैं। फिर क्या होता है, जापान में केले के पौधे की परत से कपड़े का धागा और कागज अन्य उपयोगी वस्तु तैयार करते हैं। ठीक है, समझ लो मतलब इतना हाई टेक्नोलॉजी का चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक प्लास्टिक पे ही अटके हैं। फिर आगे क्या दिया है, कूड़े का विघटन के लिए लगने वाली कालावधि। ठीक है, ये भी कैंसल है, लेकिन 10वीं में तुम लोग को ये इस्तेमाल रहेगा, उसलिए फटाफट एक बार देख लेते, इसके ऊपर नजर घुमा लेते हैं। क्या दिया है, केले का छिलका 3 से 4 हफ्तों में इसका विघटन हो जाता है। कागज़ की थैली, ठीक है 8वीं में भी तुम लोग ने पढ़ा रहेगा। ठीक है, 9वीं में वापस दिया, 10वीं में ये इंपॉर्टेंट है, उसलिए वापस बता रहा हूँ। इस बार तो कैंसिल है, पिछले बार मतलब अगले बार नहीं कैंसिल रहा तो इंपॉर्टेंट है, उसलिए एक बार याद करके रख लो, फटा रिवाइज होता जाएगा हर साल या हर मतलब जैसे अभी तुम लोग पढ़ोगे एग्जाम के टाइम में भी थोड़ा तो याद रहेगा। ठीक है, इस बार नहीं आएगा लेकिन अगले साल आ सकता है, उसलिए एक बार देख लेते हैं। केले का छिलका 3 से 4 हफ्ते में विघटन हो जाता है। कागज़ की थैली जो रहती है वो 1 महीने में, मतलब कागज़ समझ लो। कपड़े का चिंदी 5 महीने में विघटन हो जाता है। ऊनी मोजे 1 वर्ष में विघटन हो जाता है। ठीक है, ऊन का मतलब ऊन जो रहेगा वो 1 वर्ष में हो जाएगा। लकड़ी 10 से 15 वर्ष के अंदर। चमड़े के जूते 40 से 50 वर्ष के अंदर। जस्ते के डिब्बे 50 से 100 वर्ष के अंदर। एल्युमिनियम के डिब्बे 200 से 250 वर्ष में। फिर विशिष्ट प्लास्टिक की थैली, ठीक है, विशिष्ट प्लास्टिक की थैली जो रहती है मतलब सादे सादे जो अगर देखा जाएगा वो 10 लाख वर्ष, ठीक है समझ लो। और वहीं पे थर्माकोल का कप या थर्माकोल ले लो, ठीक है, या स्टायरोफॉर्म जो मतलब जिससे बनता है थर्माकोल, वो अनंत काल तक मतलब उसका अब तक पीरियड अगर नापा नहीं गया, बहुत टाइम तक उसका विघटन नहीं हो पाता। ठीक है, उसको जला देते तो फिर वो गैस में चला जाता है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा चीज़ रह जाता है, तो ये अविघटनशील के नाम बताए गए। आगे क्या दिया है, अपने आसपास जमा होने वाले ठोस कचरे के विघटन के लिए लगने वाली कालावधि अधिक हो तो उसके गंभीर परिणाम पर्यावरण के अन्य घटकों पर होता है, यह न इसलिए आप क्या सावधानी बरतेंगे। ठीक है, उसका आगे बताया क्या दिया, अपने आसपास जमा होने वाले जो ठोस कचरा रहता है उसका विघटन के लिए कितनी कालावधि लगेगी, मतलब इसके हिसाब से तुम लोग लगा लो, तो इसके हिसाब से तुम्हारे आसपास जो रहेंगे उसकी कितनी कालावधि लगेगी, इसलिए उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको अच्छे से डस्टबिन में डालना चाहिए, या साफ़ सफाई वाले जो कर्मचारी आते हैं उनको ये दे देना चाहिए, वो लोग बराबर से इसका इस्तेमाल करके बराबर इसका विघटन और ऊर्जा निर्मित मतलब यूज़ का कर सकते हैं। क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्र 9.5 में अ कूड़े में किस प्रकार रखना चाहिए यह दर्शाया है, जबकि ब में कचरा के एक प्रकार के अनुसार कौन से विशिष्ट डिब्बों का उपयोग करते यह दर्शाया है। अपने घर में इन पद्धति का उपयोग कर पर्यावरण स्नेही कूड़ा व्यवस्थापन कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक और मेटल। ठीक है, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल। पेपर ग्लास का अलग अलग क्यों दिया है, क्योंकि पेपर ग्लास जो रहता है वो पुनः यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक मेटल भी तुम्हारा यहाँ पे पुनः यूज़ कर सकते हैं, तो तुम्हारा बी के अंदर क्या बताया, ये पुनः यूज़ करने वाला। उसी प्रकार अ के अंदर क्या दिया है, गीला कचरा, सूखा कचरा। ठीक है, गीला कचरा जो रहेगा तुम्हारा, गीला कचरा तुम्हारा खाद बीज बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। सूखा कचरा उसका पुनः रिसाइकलेशन के लिए, रिसाइकल के अंदर, चक्रीकरण के अंदर यूज़ हो सकता है। आगे क्या दिया है, इतिहास के पन्नों में। ठीक है, ये कैंसिल है तुम्हारा। आपदा प्रबंधन, ठीक है, अभी 7वीं 8वीं 6वीं तक आपदा प्रबंधन देखे, अभी इसके अंदर एक टॉपिक है, तुम लोग को पहले एक लेसन हुआ करता था, अभी इसके अंदर एक टॉपिक है। क्या बताया आपदा प्रबंधन के अंदर, अपने आसपास बिजली गिरने, बाढ़ आना, आग लगना, ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना होना, बम विस्फोट, कारखाना में रासायनिक दुर्घटना, यात्रा और भीड़ वाली जगहों पर होने वाली भगदड़, दंगों जैसी मानव निर्मित आपदा होती रहती है। इनमें बड़े पैमाने में जीवित तथा आर्थिक हानि होती है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, अपने आसपास बिजली गिरना, मतलब जो आपदा चीज़ दिया, जैसे कि आपदा बिजली गिरना, बाढ़ आना, ठीक है, ये सब जो रहता है प्राकृतिक दुर्घटना है। उसी प्रकार बम विस्फोट, कारखाना, रासायनिक दुर्घटना
दुर्घटना या भीड़ लगना, भागदौड़ मचना ना, ये सब हमारा सब जो हो गया ये मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, तो ये सब को इससे सबसे मतलब अगर चाहे तो प्राकृतिक ले लो या आपदा सॉरी मानव निर्मित आपदा ले लो, दोनों में जीवित और आर्थिक नुकसान दोनों में होता ही है। फिर आगे दिया आपदा में जख्मी हुए लोगों के प्रथम उपचार क्या क्या है। पहला, प्रथम उपचार का प्रमुख उद्देश्य प्राण हानि टालना, सेहत अधिक खराब होने से रोकना तथा पुनः लाभ की प्रक्रिया की शुरुआत करना होता है। इसके लिए प्रथम उपचार या शीघ्रता के लिए वाले कौन है यह जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताया इसके अंदर प्रथम उपचार का प्रमुख उद्देश्य प्राण हानि टालना। ठीक है, सबसे पहला जो मतलब प्रथम उपचार रहता है, मतलब अगर कोई कितना भी सीरियस ले, सबसे पहले प्राण उसका मतलब प्राण हानि नहीं होना चाहिए, उसका जान नहीं जाना चाहिए, टालना चाहिए। फिर अगर किसका थोड़ा सा सेहत खराब है तो उसका ज़्यादा सेहत खराब ना हो, ऐसा मतलब जो चीज़ रहता है उसको सबसे पहले मतलब प्रथम उपचार में ये सब रोकना होता है। ठीक है, मतलब हम लोग को पहले उसका देखना चाहिए कितना कितना क्या है, उसके बाद उसको कैसे उससे ज़्यादा ना हो सके उसको उतने पे ही कैसे रोक दे ये देखना चाहिए। फिर लाइफ एंड वही सूचनीयता और पूर्ण सुजीवन, लाइफ एंड रेस्क्यूएशन। ठीक है, रेस्क्यू जो करते हैं उसको रेस्क्यूएशन कहते हैं। फिर पहला दिया श्वसन मार्ग एयरवे, आपदाग्रस्त को सांस लेने की कठिनाई हो रही है तो सिर नीचे की ओर कीजिए या ठुड्डी का ऊपर की ओर उठाए, इस कारण श्वसन खुली रहती है। ठीक है, मतलब क्या बताया इसके अंदर, कभी भी गला को नीचे रखना, नीचे स्ट्रेट रखना चाहिए, तो ऐसे क्या होगा उसका जो श्वसन मार्ग रहता है वो खुला रहता है, आराम से वो सांस ले सकता है। फिर श्वसन उच्छ्वास ब्रीथिंग, स्वच्छ उच्छ्वास बंद हो गया तो आपदाग्रस्त का मुंह में कृत्रिम स्वच्छ उच्छ्वास दे। ठीक है, जिसका मतलब सांस बंद हो गया, जो सांस लेने में नहीं है तो उसको सांस देना चाहिए। ठीक है, मतलब हवा देना चाहिए मुंह से कृत्रिम। फिर रक्त विसरण सर्कुलेशन, आपदाग्रस्त बेहोश हो जाए तो उस व्यक्ति को पहले 2 बार कृत्रिम श्वास दे, बाद में छाती पर दोनों हथेली की सहायता से हाथ रखकर हृदय पर जोर से दबाकर छोड़ने की क्रिया लगभग 15 बार करें। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन कहते हैं। आपदाग्रस्त व्यक्ति का रक्त प्रवाह पुनः सुचारू रूप से शुरू होने में मदद होती है। ठीक है, पहले क्या दिया रक्त विसरण, मतलब अगर समझो सर्कुलेशन जो मतलब उसका रक्त जो रहता है वो बराबर से फ्लो नहीं होता है तो उसका पहले तो क्या कारण है, सांस रुकने से। ठीक है, मतलब अगर सांस तुम लोग को बराबर से अगर उस पर नहीं जा रहा है तो ये एयर नहीं जा रहा है तो वो रुक सकता है, तो उसके पहले एक बार सांस दे के देखो, अगर वो हवा नहीं ले पाया तो पहले क्या करना, फिर दोनों हाथ से एक के ऊपर एक रख के अच्छे से उसको 15 बार मतलब ज़ोर ज़ोर से छाती पे दबाना चाहिए, जिसके कारण उसका जो क्या कहते हैं हार्ट रहता है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको इंग्लिश में CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप रक्त परिसंचरण रहता है पुनः सुचारू रूप से चालू हो जाता है। फिर आपदा पर्यंत तत्परता की संयोजकता संगठन क्या बताया, पहले यहाँ पे पहला आपदा के कारण होने वाली हानि तथा खतरे का प्रतिबंध करना। फिर परिस्थिति समझ एवं सामने करने की क्षमता विकसित करना, मतलब कौन कौन रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, रेस्क्यू जो टीम में रहते हैं उनके लिए क्या क्या रहता है वो सब दिया यहाँ पे। आपदा निवारण करना, खतरे का स्वरूप तथा व्याप्ति कम करना। ठीक है, आपदा निवारण पहले से उसका रक्षण करना और खतरे को स्वरूप समझ के उसका कम से कम हानि हो ये देखते रहना। आपदा का सामना करने हेतु पूर्व तैयारी करना। ठीक है, अभी कैसे वो आपदा में हो तो उसके लिए मॉक ड्रिल जो कहते हैं, ठीक है, उसको पहले से ही करके देखना है, मतलब हम लोग को पता चल जाता है। आपदा संकट के समय तत्काल कृति करना, आपदा के कारण हुई हानि एवं उसकी तीव्रता का अनुमान लगाना। ठीक है, कितने मतलब कितने से कितना फास्ट में क्या क्या हानि हो सकता है, कितने बड़ी आपदा कन्वर्ट हो सकता है वो छोटी आपदा। ठीक है, तो उसका भी पहले से ध्यान रखना। बचाव एवं मदद कार्य करना और पुनर्वसन एवं पुनर्निर्माण करना। ठीक है, जब हो जाएगा सब तो फिर आधे पुनर्निर्माण होता ही है। यहाँ पे कह दिया है रक्तस्राव, आपदाग्रस्त व्यक्ति को जख्म होकर उसमें रक्त कृत्रिम स्वच्छता। ठीक है, ये आगे का इतना ही है, लेक्चर ओवर करने से पहले कर देते पूरा कंप्लीट। रक्तस्राव, आपदाग्रस्त व्यक्ति को जख्म होकर उसमें से रक्तस्राव हो रहा तो उसमें जख्म निर्जंतुक अवोकर रखकर अंगूठा या हथेली से 5 मिनट तक दबा दें। ठीक है, रक्तस्राव मतलब किसका जो रक्त रहता है वो रुकता नहीं है तो उसको अंगूठे से 5 मिनट तक दबा के रखेंगे तो उसका मतलब जो खून रहता है वो रुक जाता है। फिर असिद्ध भंग का कोशिक रूप पर आघात, यदि आपदाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूट गई तो उस हड्डी टूटे हुए भाग का निसंचलन मतलब इम्बोलाइजेशन करना अत्यावश्यक है। इसके लिए किसी भी प्रकार के तख्ते उपलब्ध हो तो उनके बांधकर निसंचलन
करने के लिए उपयोग कीजिए। पीठ पर केशरुख पर आघात हुए, मतलब क्या बताया इसके अंदर, हार्ड स्ट्रेच है, जो अगर जहाँ पे टूट जाए तो कुछ भी कड़क चीज़ को लेके उसके आजू बाजू उसको बांध देना चाहिए, जिसके कारण मतलब जो वजन रहेगा वो हड्डी पे नहीं पड़ेगा, वो लकड़ी बिगड़ी पे रहेगा। ठीक है, तो उसको ऊपर और नीचे अच्छे से बांध देना चाहिए, जिसके कारण उसका मतलब हड्डी पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और उसको हड्डी मतलब तुम्हारा टूटा रहेगा तो ज़्यादा और बैंड मतलब और क्रैक नहीं होएगा, क्रैक भी हुआ रहेगा तो। फिर जलना झुलसना, अगर आपदाग्रस्त में आग से लिपटे ने झुलस दिया तो उनको जले हुए झुलसे हुए भाग में कम से कम 10 मिनट तक ठंडे पानी की धारा के नीचे रखना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अभी जो झुलस गया, आग लग गया, तो उसको कम से कम 10 मिनट तक, ऐसा नहीं कि तुरंत पानी डाल के मतलब ठंडा करके हटा दिया। ठीक है, अगर ऐसा ठंडा करके तुरंत हटा देते तो क्या होता है, वो फूक जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा और मतलब नुकसान हो सकता है, तो उसको 10 मिनट तक कम से कम ठंडे पानी तक, जब तक उसके अंदर का पूरा जलस ना मतलब आग जो रहता है, ऊष्मा रहती है, पूरे तरीके से निकल ना जाए, तब तक उसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए, मतलब पानी डाल देते रहना चाहिए। फिर रोगी का वहन कैसे करें वो यहाँ पे दिया गया है। पहला, झुलसी पद्धति, बच्चे तथा कम वजन रोगी को उपयुक्त तो उठाकर तुरंत बचाने लेना चाहिए। फिर पीठ पर लेना चाहिए। ठीक है, पीठ पर लेके जाओ। फिर मानवीय बैसाखी पद्धति। ठीक है, मानवीय बैसाखी पद्धति, उसको एक हाथ से, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया वैसा, या बाजू में पीछे से कैसे पकड़ना चाहिए और आगे से कैसा दिखाया वो दिखाया। फिर खींच कर ले जाने या उठा कर ले जाने में, जैसे वजन कोई रहेगा, ठीक है, तो या 2 जन कोई रहेगा लेके जाने के लिए, तो बेहोश रोगी को थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। फिर 4 हाथों की बैठक। ठीक है, 2 जन है, अगर कुछ वजन है तो उसको अच्छे से बैठाकर 4 हाथों, ठीक है, यहाँ पे हाथ का दिखाया कैसे हाथ छूटे ना, एक दूसरे को कैसे पकड़ कर रखना चाहिए। फिर 2 हाथों की बैठक। ठीक है, 2 हाथों की बैठक यहाँ पे दिखाया, एक आगे से और एक पीछे से, उसको अच्छे से पकड़ के लेके जा सकते हो। फिर अग्निशामक दल के ऊपर उठाने की पद्धति। अग्निशामक देखा रहेगा तुम लोग ने, अग्निशामक जो रहता है वो कैसे उसको अच्छे से पकड़ लेते, तो मतलब उसका क्या रहता है, बैलेंस जो रहता है, कितने भी वजन के रहते हैं वो लोग आराम से उठा लेते हैं। कंधे पे पहले तो क्या होता है, कितना भी वजन तुम लोग उठा सकते हो, तो आधा आगे आधा पीछे वजन, मतलब उसका बराबर बैलेंस हो जाता है। और स्ट्रेचर पे तुम लोग को पता ही है, स्ट्रेचर पे पूरे तरीके से बीच में रखना चाहिए, उसको बाद में लेके अच्छे से लेके जाना चाहिए। ठीक है, चादर और कंबल से ढक के। फिर आपदा कालन में अन्य साधन। बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर लाने के लिए प्रशासन की ओर से नाव का उपयोग किया जाता है। शीघ्र मदद के क्षण लकड़ी के तख्ते, बांस की लकड़ी, इस प्रकार हवा भरी हुई टायर का ट्यूब का उपयोग करना उचित है। ठीक है, आपदा काल में या अन्य साधन, जैसे कि बाढ़ स्थिति में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो प्रशासन काल रहता है वो बांस की लकड़ी या टायर ट्यूब जो रहता है उसका उपयोग जल्दी से करते हैं। फिर तुम्हारे पे जानकारी प्राप्त कीजिए तो कैंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन यही कंप्लीट होते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।